स्टडी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 9 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ड्रमलिन क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई घाटी है, ठीक है। अब इस घाटी के अंदर में ये हमारे ग्लेशियर थे। अब ये ग्लेशियर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पिघलने स्टार्ट हो गए और यहाँ पर क्या होगा, पानी बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ग्लेशियर क्या कर रहे हैं, साथ के साथ जो भी रेत और मिट्टी के जो भी कण हैं वो यहाँ पर इकट्ठे करते जा रहे हैं, ठीक है, अपने किनारे पर। देर बाद क्या होगा, यहाँ पर ये रेत और मिट्टी के जो कण हैं ये इकट्ठे होते स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये अंडाकार या फिर जो उल्टी नाव की शेप है ना, इस हिसाब के जो टीले बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या है, ये टीले बन गए हैं। अब हमारा जो ग्लेशियर है वो क्या करेगा, और बर्फ़ पिघलने स्टार्ट होगी तो ये क्या करेगा, इन टीलों को थोड़ा थोड़ा काटना स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है। इसको काटना स्टार्ट किया, जब इसको ये काटना स्टार्ट करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो टीले हमारे वो रेत की यहाँ की जो मिट्टी है वो यहाँ पर हमारी एक मंद ढाल बना लेगी। तो ये जो हमारे टीले हैं ये और थोड़ा आगे की तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे ग्लेशियर द्वारा जो है यहाँ पर मिट्टी, रेत और बजरी से जो कण हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और इससे बनी हुई आकृति को हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। तो ऐसे ही हमारी अगर मान लीजिए काफ़ी सारी छोटी छोटी ड्रमलिन बनने यहाँ पे स्टार्ट हो गए, काफ़ी सारे की जगह पर ड्रमलिन है। इसको हम लोग बास्केट ऑफ एग्स कहेंगे, यानी कि अंडे की टोकरी। तो ड्रमलिन क्या होता है, ये ग्लेशियर द्वारा जमा की गई मिट्टी, रेत और बजरी से बनी एक अंडाकार या फिर जो उल्टी नाव या फिर आधे कटे अंडे के आकार की जो पहाड़ी होती है उसे हम लोग ड्रमलिन कहते हैं, ठीक है। इसका जो एक सिरा है वो चौड़ा होता है और दूसरा सिरा जो है वो पतला होता जाता है। यहाँ पर हमारा ग्लेशियर क्या कर रहा है, इस साइड की जो मिट्टी को काटता काटता जा रहा है और इधर इसे शार्प कर रहा है और यहाँ से इसे थोड़ा मंद कर रहा है, ठीक है। तो ये मिट्टी यहाँ पर रेत के टीले जो है जमा होने स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ की मिट्टी घोड़ घोड़ के यहाँ पे हमारी फैल रही है। तो हमारा ड्रमलिन क्या है, ये एक अंडाकार पर्वत या फिर एक टीला है। पूरे वर्ष एक दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है। पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली जो पवन है उसको हम लोग सनातनी पवन कहते हैं या फिर प्लेनेटरी या फिर परमानेंट विंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी अर्थ है और यहाँ इसके सेंटर में हमारी ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, 0 डिग्री पर। और इसके ऊपर में हमारे 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री नॉर्थ, ऐसे हमारा 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ, ठीक है। ये हमारा पोलर रीजन है, ये वाला ऊपर वाला और नीचे वाला सबसे लास्ट में। तो हमारा ये जो इक्वेटोरियल जोन है यहाँ पर हमारा लो प्रेशर रहता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। उसके ऊपर में हम 30 डिग्री नॉर्थ पे जाते हैं, ये हमारा हाई प्रेशर जोन होता है। फिर इससे ऊपर 60 डिग्री नॉर्थ पे जाते हैं, ये हमारा लो प्रेशर जोन होता है। फिर 90 डिग्री जो नॉर्थ है हमारा, ये हाई प्रेशर जोन होता है। ऐसे ही हमारा नीचे है, ये इक्वेटर से नीचे जाएंगे हाई प्रेशर। फिर हमारा जो है 60 डिग्री साउथ पे लो प्रेशर और जो हमारा पोल पे जो है हाई प्रेशर होता है। तो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर में गर्मी होती है, जिसकी वजह से हवा जो है वो ऊपर उठने की कोशिश करती है। हवा जो है ये हमारे बाहर निकलेंगी, यानी कि ऊपर उठेंगी, ठीक है। 2D में देख पा रहे हैं हम लोग। तो ये बाहर हो गए, ऊपर उठेंगी ये इस लाइन के ऊपर में। तो क्या होगा, ये हमारी यहाँ पर ये हाई प्रेशर यहाँ पर नॉर्थ में 30 डिग्री नॉर्थ और हाई प्रेशर 30 डिग्री साउथ में जो है लैंड करेंगी, ठीक है, यहाँ पर उतरेंगी। तो हमारी हवा जो है वो हमारी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाने की कोशिश करती है। हाई प्रेशर से जो हवा है वो अपने दोनों साइड में जो लो प्रेशर है, 60 डिग्री नॉर्थ पे भी लो प्रेशर है और 0 डिग्री इक्वेटर पे भी लो प्रेशर है। तो हवा हमारी इन दोनों डायरेक्शन में बहना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। लेकिन ये सीधी सीधी नहीं आएगी, ऐसे नहीं जाएगी सीधी सीधी, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो हमारी रिवॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से जो हमारा कोरोलिस इफेक्ट है, ठीक है, ये काम करेगा, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध है यानी कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा, यहाँ पर हवाएं जो हैं, ये मान लो हवाएं यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो इस हवा का लेफ्ट क्या होगा, ये वाला होगा, और राइट क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये अपने राइट में मुड़ जाएंगी ऐसे, ठीक है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ मुड़ रही है, राइट में, ठीक है। या ब्लू कलर देख पा रहे हैं, राइट में हमारे मुड़ जाएंगी। और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवा जा रही है, ये हवा इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये अपने ये इसका लेफ्ट हुआ, ये इसका राइट हुआ। तो साउथ हेमिस्फीयर के अंदर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं अपने लेफ्ट में मुड़ जाएंगी, ठीक है। आप अंदर समझ पा रहे हैं, यहाँ पर जो हवाएं थी ये अपने राइट में मुड़ रही थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये अपने लेफ्ट में मुड़ रही हैं। क्यों हो रहा है ये हमारी पृथ्वी जब घूमती है तो उसको में जो कोरोलिस इफेक्ट काम करता है, उसकी वजह से ऐसा होता है हमारा। तो हमारी ये हवा 30 डिग्री साउथ से आ रही है और 30 डिग्री नॉर्थ से आ रही है, तो ये आपस में मिलेंगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 डिग्री साउथ में और 5 डिग्री नॉर्थ के अंदर में, ठीक है, यहाँ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के अंदर में ये जो हमारा इलाका है इसे हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। जो हवाएं आ रही हैं वो आपस में टकराएंगी नहीं, बल्कि ये ऊपर की साइड में निकल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा 30 डिग्री नॉर्थ से
60 डिग्री साउथ में जब हवाएं हमारी जाती है हाई से लो प्रेशर में, फिर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट में मुड़ेंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपनी लेफ्ट में मुड़ेंगी। ठीक है, ऐसे ही जो पोलर हाई से हमारी हवाएं आ रही हैं ये भी हमारी अपनी राइट में साइड में मुड़ जाएंगी, और यहाँ पर जो पोलर साउथ से हवाएं आ रही हैं ये अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएंगी। तो हमारी व्यापारिक पवनें हैं, यानी कि हमारी जो ट्रेड विंड्स हैं, ये हमारी सनातनी या फिर स्थायी पवन का एक प्रकार है जो वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। ये उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। इसके अंदर में ये पवनें कहाँ से आ रही हैं, ये हमारे उत्तर पूर्व से आ रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बह रही हैं। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें ये पवनें कहाँ से बह रही हैं, ये दक्षिण पूर्व से बह रही हैं। ठीक है, तो ये पवनें हमारी कौन सी हैं, ये हमारी व्यापारिक पवनें या फिर ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेड विंड थी। इसके अलावा हमारी जो वेस्टर्लीज यानी कि जो पछुआ पवनें हैं ये क्या करती हैं, ये जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर में दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ वेस्ट से बहती हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें ये उत्तर पश्चिम से चलती हैं। ठीक है, दोनों ही हेमिस्फीयर के अंदर में ये 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया हमारा ये हमारी पछुआ पवन का इलाका। ठीक है, ये वाला। फिर आती है हमारी पूर्वी पवन। ठीक है, यानी कि हमारी ईस्टर्ली, इनको हम लोग ध्रुवी पवन भी कहते हैं। ये पवनें पृथ्वी के ध्रुवों के निकट पूर्व से चलती हैं और ध्रुवों से निचले अक्षांशों की ओर जाने वाली ठंडी हवा के रूप में बनती हैं। ठीक है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो इसका सही उत्तर है 21 जून को। तो ये हमारी अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, ये एक तो क्या करता है, अपना रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, यानी कि ये सूर्य की तरफ चारों तरफ परिक्रमा लगाती है और ये रोटेट करती है, यानी कि अपनी दूरी पर जो है घूमती है। तो ये हमारी थोड़ी सी झुकी हुई है हमारी अर्थ जो है। तो हमारी जब सूर्य की किरणें होती हैं ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर जो है लंबवत यानी कि सीधी पड़ रही हैं। इसकी वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें दिन जो है वो बड़ा होगा और रात जो है वो छोटी हो जाएगी। इसको हम लोग ग्रीष्म अयनात यानी कि समर सोल्स्टिस कहते हैं। ऐसी अर्थ हमारी यहाँ पर चक्कर लगाएगी और इसके बाद में फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो सूर्य की किरणें हैं ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है हमारा यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें लंबवत पड़ेंगी, यानी कि जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर जो है यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो कम पड़ेगा, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है इसके अंदर में सूर्य की किरणें ज़्यादा आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, रातें लंबी होंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। तो ये हमारी 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, और जो हमारा दिन लंबे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो हमारे 21 जून को होता है। तो आप देख ही पा रहे हैं हमारी अर्थ यहाँ से झुकी हुई थी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में ज़्यादातर जो हिस्सा था वो सूर्य के सामने था। ऐसे ही ये भाई हमारी अर्थ जो है रिवोल्यूशन करके यहाँ पर आई, तो क्या होगा, यहाँ पर जो साउथ वाला हिस्सा है इसके ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें आएंगी। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर में क्या होगा, दिन जो है वो छोटे हो जाएंगे। भूकंप में धरातलीय तरंगे कौन सी होती हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा एल तरंगे यानी कि एल वेव्स। तो भूकंप में जो सरफेस की तरंगे होती हैं ये हमारी एल वेव्स होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से धरातल तक ही सीमित रहने वाली लंबी तरंगे भी कहा जाता है। तो हमारी जो पी वेव्स और एस वेव्स हैं ये हमारी पृथ्वी की सतह के अंदर में ट्रैवल करती हैं और उसके बाद में ये सतह पर चलती हैं और सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ये हमारी कैसे चलती हैं, ये हमारी सांप की तरह चलती हैं। ठीक है, आगे पीछे एकदम जो मूवमेंट है वो इस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, तो ये सांप की तरह हमारी चलती हैं। इनकी जो खोज थी ये HD लव ने की थी। ठीक है, ये वेव्स जो होती हैं हमारी ये सबसे स्लो होती हैं पर सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। भारत में सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम स्थित स्थानों के समय में कितना अंतर होता है, तो ये हमारा भारत का मैप है। ये जो हमारे भारत का एक्सट्रीम राइट यानी कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है ये हमारा पूर्व है, और ये जो हमारा गुजरात का रीजन है ये हमारा पश्चिम है। तो ये जो हमारा ईस्ट रीजन है ये हमारा 97 डिग्री और 25 मिनट पर स्थित है, और जो हमारा वेस्ट रीजन है ये हमारा 68 डिग्री और 7 मिनट पर स्थित है। तो जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर हमारी जो काल्पनिक रेखाएं होती है ना, लॉन्गिट्यूड यानी कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, हमारी किसी भी जगह का जो समय है उसको निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हमारी पृथ्वी 24 घंटे के अंदर में 360 डिग्री घूमती है, तो यानी कि 1 घंटे के अंदर में 15 डिग्री घूमेगी, यानी कि ये 1 डिग्री ईस्ट में जाने के लिए 4 मिनट का समय लेगी। हमारा 97 डिग्री और 25 मिनट देशांतर और हमारा जो 68 डिग्री और 7 मिनट देशांतर है इनको जब माइनस करेंगे तो हमारा 30 डिग्री का जो है अंतराल मिलेगा। तो 1 डिग्री के अंदर में हमारा 4 मिनट का अंतराल आता है, तो हमारा 30 डिग्री में टोटल 120 मिनट का अंतराल आ जाएगा। यानी कि भारत में सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम स्थित स्थानों के बीच में जो समय का अंतर है वो
2 घंटे का है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज निकलेगा तो गुजरात के अंदर में सुबह के 6 बजे निकलेगा, ठीक है। तो इस टाइम के डिफरेंस की वजह से होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने के लिए पूरे देश के अंदर में ये 82 डिग्री और 30 मिनट की जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है, ठीक है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास होती है, ठीक है, इसको हमने एक मानक माना है, ठीक है। इसके आधार पर पूरे भारत में एक समान समय तय किया जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये हमारी पृथ्वी है, इसका जो उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, तो उसको मिलाने वाली रेखा हमारी कहलाती है देशांतर, यानी कि हमारी लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा देशांतर रेखा। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? इसका सही उत्तर है गैस। वायुमंडल के जो प्रमुख घटक हैं इनमें से जो गैस है ना, जिनमें से खासकर जो नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे जलवाष्प और जो धूल के कण हैं वो भी शामिल होते हैं। तो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज हमारी, ये हमारी लगभग 78% है, इसलिए इसे वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व माना जाता है। इसके विपरीत जो जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर्स हैं वो समय के अनुसार चेंज होते रहते हैं। किसे मक्का का जन्म स्थान माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा हमारा मध्य अमेरिका। तो मक्का का जो जन्म स्थान है ये मध्य अमेरिका, विशेष रूप से जो मैक्सिको है, इसको माना जाता है। लगभग 1000 साल पहले जो वहाँ के जो लोकल लोग थे, इन्होंने मध्य अमेरिका के क्षेत्र में टियोसिंटे नामक जो जंगली घास है इसको विकसित किया था, जिसे हम लोग मक्का के नाम से जानते हैं। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा फुजीयामा, क्योंकि फुजीयामा जो है ये एक हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। इसके विपरीत जो हमारा अरावली, अल्पेशियन और जो विंध्याचल है, ये हमारे सभी जो है अवशिष्ट यानी कि रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है हमारा डाउन्स। बाकी प्रेरी जो है हमारा, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। इसके अलावा हमारे जो पंपास हैं ये हमारे साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, मुख्य रूप से जो अर्जेंटीना है उसके घास के मैदान है। और स्टेपिस जो है ये हमारे यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के घास के मैदान है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अफ्रीका महाद्वीप। तो हमारे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर में ये हमारी जो न्यूबियन प्लेट और यहाँ पर जो हमारी सोमालिया प्लेट है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से दूर जाती जा रही हैं, ठीक है, यानी कि एक तरीके की रिफ्ट वैली बना रही हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर ये दरार है, इसे हम लोग रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं। ये जो रिफ्ट वैली है ये लगभग 6400 किलोमीटर लंबी दरार है। तो ये घाटी उस क्षेत्र को दर्शाती है जहाँ पर जो पृथ्वी की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये एक दूसरे से दूर खिसक रही हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा अरुण, यानी कि हमारा जो यूरेनस है। तो इसका जो वायुमंडल होता है इसके अंदर में जो हमारी मीथेन गैस है, तो मीथेन क्या करती है, ये सूर्य के प्रकाश में मौजूद जो लाल रंग की जो तरंगे होती हैं उनको बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे परावर्तित होकर ये हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश मुख्य रूप से नीला और हरा हो जाता है। तो यूरेनस का जो ऊपरी भाग है ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना हुआ है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, जिसका तापमान जो है वो माइनस में 224 डिग्री सेल्सियस है। फोसा मैग्ना क्या है? तो इसका सही उत्तर है दरार घाटी। तो फोसा मैग्ना जो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बड़ी दरार, ठीक है। तो ये रिफ्ट वैली हमारी ये कैसे बनती है? तो जैसे मान लीजिए हमारी ये 3 प्लेट थी, ए, बी और सी। तो हमारी जो बीच की जो प्लेट है ये दबाव यानी कि डिप्रेशन के कारण नीचे चली गई, ठीक है, जिसकी से प्लेट ए और सी जो है ऊपर रह गई। तो हमारे इसके अंदर में एक रिफ्ट वैली बन गई यहाँ पर, ठीक है। ये दरार घाटी जापान को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में विभाजित करती है। तो ये क्या है, हमारी एक रिफ्ट वैली है, ठीक है, दरार घाटी। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हमारा केपलर। तो जोनास केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 प्रमुख नियम दिए थे, जिन्हें केपलर के ग्रहों की गति के नियम के रूप में जाना जाता है। तो आज हमने भूगोल के 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 9 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।